लखनऊ पहुंचे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सीएम योगी से की मुलाकात, परिवार संग साझा किए गौरव के पल। गोरखपुर विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेडल देकर छात्रों को बढ़ाया हौसला, 301 प्रतिभागियों को मिली पीएचडी की उपलब्धि। बीजेपी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का करारा वार, कहा इस सरकार में हो रहा है हमारा अपमान, एकजुट होकर करेंगे बीजेपी का सफाया। ग्रेटर नोएडा के निक्की दहेज कांड मामले में एनसीडब्ल्यू की एंट्री, एनसीडब्ल्यू ने डीजीपी को पत्र लिखकर मांगी रिपोर्ट, 3 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट। यूपी में बारिश का दौर जारी, 30 जिलों में अलर्ट जारी, गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करने से पहले आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देख रहा था, आशा भरी निगाहों से देख रहा था, एक विश्वास के साथ देख रहा था, और यात्रा की सकुशल वापसी, यात्रा से सकुशल वापसी के उपरांत आज उनका अपने घर में वापसी हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रातःकाल 4 बजे से ही देख रहा था। लखनऊ में मूसलाधार बारिश थी, लेकिन उस सब के बावजूद लखनऊ वासियों ने, सीएमएस परिवार ने और हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक नई उत्सुकता थी, और आज उनके अनुभवों को इस मंच के माध्यम से यहाँ पर साझा होने करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका और उनके पूजनीय माता पिता का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, श्री सुधांशु शुक्ला के जो पूजनीय पिता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय प्रशासन के ही अधिकारी पद से अवकाश प्राप्त किए हैं। तो सचिवालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक नया अनुभव भी है कि लखनऊ में उनको अवसर मिला तो लखनऊ में रह करके उन्होंने अपने पुत्र की पढ़ाई पे भी ध्यान दिया, और माता पिता के संस्कार से पुत्र आगे बढ़ा, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो प्राप्त होने के साथ ही आज वो उपलब्धि का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है, बल्कि पूरा देश उससे लाभान्वित होने जा रहा है। इस दृष्टि से उनकी यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण और आनंददायक रही है। यात्रा के दौरान मेरी इसरो के चेयरमैन बी नारायण से भी बातचीत हो रही थी, और उनसे इस बारे में चर्चा हो रही थी हमारी, एक जब 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपने सहयात्रियों के साथ प्रारंभ की, उसके उपरांत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आगे क्या कुछ होने जा रहा है, आगे की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि 25 जून 2025 की तिथि अचानक नहीं आई। उससे पहले कार्यक्रम 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुए, और उसमें भी एक उत्सुकता थी, आखिर क्या कारण है, क्यों इस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं। और इसरो के द्वारा इन सभी बातों को नासा के साथ साझा करने, नासा के द्वारा इसरो के साथ साझा करने के उपरांत यात्रा की सुरक्षित उड़ान से लेकर के और आगे के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने और फिर सुरक्षित लैंडिंग को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई आशंका न रहे, यह नासा, इसरो, प्रधानमंत्री जी और भारत की चिंता भी थी और भारत की आवश्यकता भी थी। और उसको लेकर के जो चीजें थी, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जब चर्चाएं आगे बढ़ रही थी,
तो हमें लगा कि वास्तव में एक नया मार्ग खुला है। जो बताया गया कि 18 दिन की इस यात्रा के दौरान पूरी धरती के 320 बार उन्होंने राउंड लिए। अनुमान कर सकते हैं कि आप लखनऊ के वासी होंगे, लखनऊ में आप लोग जीवन भर रहते हुए भी नहीं घूम पाते। प्रदेश का कोई व्यक्ति है, वो प्रदेश में जीवन भर रहते हुए भी नहीं घूम पाता, नहीं देख पाता। लेकिन उन्होंने 18 दिन में पूरी धरती के 300 से अधिक बार परिक्रमा करके और अपने अनुभव को साझा करने के लिए आज वे फिर अपने घर में लखनऊ में वापस आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए यह एक नई उत्सुकता है और उनके लिए इस फील्ड में आगे बढ़ने की एक नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है। जैसे कि यहां पे अभी सुधांशु शुक्ला जी की सफलतम उड़ान को लेकर के एक छोटे से वीडियो फिल्म के माध्यम से आपने देखा होगा कि किन किन क्षेत्रों में संभावना आगे बढ़ सकती है। आज से बहुत पहले यह फील्ड हम लोगों के लिए एक प्रकार से अछूता सा था। हम लोगों ने कभी इस फील्ड का उपयोग नहीं किया। आज मेरी श्री सुधांशु शुक्ला जी से भी चर्चा चल रही थी, इससे पहले इसरो के चेयरमैन से भी मेरी इस बारे में बातचीत हो रही थी। क्लाइमेट चेंज से हर व्यक्ति जूझ रहा है, उसको फेस कर रहा है। आप देख रहे होंगे कहीं पे सूखा है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर वर्ष भर में जितनी बारिश होती थी उससे भी ज्यादा बारिश पड़ रही है और कहीं पर जितना पहले आज से 50 वर्ष पहले जितना बारिश का एवरेज होता था उससे भी काफी कम मात्रा में बारिश है। स्वाभाविक रूप से फसल चक्र पर उसका असर पड़ा है। दूसरा, लाइटनिंग की घटना से होने वाली जनधन की हानि, आकाशीय बिजली के कारण भी जो जनधन की हानि होती है, बाढ़ के कारण, आपदा प्रबंधन न होने के कारण, हेल्थ सेक्टर में या फिर अन्य तमाम प्रकार की वे चुनौतियां हैं जिनको लेकर के हम अगर इस फील्ड का बेहतरीन उपयोग कर सकेंगे तो हम न केवल आपदा को कम करने में सफल हो सकते हैं बल्कि एक अन्नदाता किसान की आमदनी को भी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। एक नागरिक को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में सफल हो सकते हैं। बाढ़ हो, सूखा हो, इन सब के बेहतरीन प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और इस दिशा में क्या कुछ होना चाहिए, अब एक अवसर आपके पास ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के रूप में आपके पास है। प्रधानमंत्री जी ने जब स्टेम एजुकेशन की बात कही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के फील्ड में जो हमारा युवा अपना कैरियर बनाना चाहता है, उन युवाओं के लिए अपने कैरियर को बनाने के लिए इस फील्ड में क्या अवसर है, इसकी आवश्यकता क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे विकास के नए द्वार खोल सकती है, कैसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, कैसे हम ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और क्वालिटी ऑफ लाइफ के उस विजन को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपदाओं को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है और आने वाली उन चुनौतियों का सामना हम आसानी से कर सकते हैं, जिसके बारे में अब भारत उस दिशा में पिछले 11 वर्षों में तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा है। और इसलिए आज का ये नागरिक अभिनंदन केवल एक लखनऊ के पुत्र का लखनऊ में अपनी सफलतम स्पेस
यात्रा के उपरांत तो वापसी के उपलक्ष्य की ही एक यात्रा मात्र की उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि भविष्य की उन उपलब्धियों के लिए एक नए द्वार खोलने का हम सब के लिए इस यात्रा के द्वारा जो मील का पत्थर साबित होने जा रही है, उसे हम किस रूप में सफलतापूर्वक अचीव कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। मैंने इस बारे में उत्तर प्रदेश की चिंताओं से इससे पहले इसरो के चेयरमैन को भी और ग्रुप कैप्टन श्री सुधांशु शुक्ला जी को भी अवगत कराया है। मुझे याद है, जब भी बरसात का समय आता है, मई जून के बाद से हम लोगों को इस बात की आशंकाएं देखने को मिलती हैं। अक्सर हम देखते हैं इस बात को, आकाशीय बिजली से होने वाली जनधन की हानि, और उसको रोका जा सकता है अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से। हमने प्रयास किए, भारत सरकार इस मामले में सहयोग करती है, लेकिन अगर स्टेट के पास स्वयं की तकनीक हो, स्वयं का सैटेलाइट के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग स्टेशन के माध्यम से हम उन सब की जानकारी समय पे स्थानीय नागरिकों को उपलब्ध करा सकें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर उसके बारे में अवगत करा सके, तो संभव है इस जनधन की हानि को रोका जा सकता है। इसको हम केवल ये मान करके कि आपदाएं हैं, आपदाएं नियंत्रित नहीं हो सकती हैं, ये कह करके हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी वहां तक जा चुकी है, दुनिया सफलतापूर्वक उस पर नियंत्रण कर रहा है, तो हम उसमें पीछे क्यों रहें? हम उसमें पीछे नहीं रह सकते, हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। उन स्थितियों में हम समय रहते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, यहां के युवाओं के लिए एक नए क्षेत्र में आगे बढ़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। ढेर सारी संभावनाएं इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं, और उस दृष्टि से आज का नागरिक अभिनंदन का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहां के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। इस अवसर पर जब लखनऊ सकुशल वापसी के उपरांत ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी का आगमन हुआ है, लखनऊ वासियों ने जो उत्सुकता दिखाई है, विपरीत मौसम के बावजूद उनके स्वागत के लिए जिस प्रकार से जनता ने खुले दिल से लखनऊ के अनुसार उनका स्वागत किया है, मैं इसके लिए लखनऊ वासियों को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और साथ विशेष रूप से सीएमएस परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको लीड किया, और लीड इसलिए भी किया क्योंकि सुधांशु शुक्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उसी विद्यालय परिवार से अर्जित की, तो स्वाभाविक रूप से वे पिछले कई दिनों से इसको लीड कर रहे थे। लखनऊ के वासियों को उनके द्वारा जोड़ना, इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना, और आज प्रातः काल से ही लखनऊ वासियों के साथ यह परिवार भी वहां पर उस कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहा। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से भी इस बारे में कहूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग प्रदेश के अंदर, प्रदेश के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों के साथ ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के अनुभवों का लाभ लें। एक और हम लोग चाहेंगे कि क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप सी ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी। खबर लखनऊ से है, जहां विधायक अजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 कालिदास मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधायक ने जिले से जुड़े विभिन्न विकासात्मक मुद्दों और जनहित की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। विधायक
मुख्यमंत्री को बताया कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित कुछ अहम विषय हैं जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने विधायक की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने का आश्वासन भी दिया। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की और इस समारोह में कुल 161 प्रतिभागियों को मेडल प्रदान किए गए, जबकि 301 प्रतिभागियों को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल ने अपने बता दें कि उद्योग में छात्रों को आगे बढ़ने और राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी किया। इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता और विद्यार्थियों की सफलता का जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बस्ती जिले के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित कर की, जहां उन्होंने महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में योगदान की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर समाज को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसके बाद राज्यपाल ने बता दें कि हाउस पहुंची, जहां उन्होंने प्रगतिशील किसानों के एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने तकनीकी खेती को अपनाने वाले किसानों को सम्मानित भी किया और कृषि क्षेत्र में नवाचार और वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देने पर बल दिया। आंगनवाड़ी का मकान कैसा होना चाहिए, इसमें कैसी सुविधा होनी चाहिए, पीने का पानी, आंगन जहां बच्चे खेल सके, बैठने के लिए चेयर हो, लिखने के लिए टेबल हो, खेलने के लिए विविध प्रकार के साधन हो। हम सोच ही नहीं पाए कि ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। 4 दीवारें बनाई और अंदर बच्चों को बिठा दिया। ऐसे संस्कार नहीं मिलता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समाजवादी पार्टी के उन 18,000 शपथ पत्रों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिनमें कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 ट्वीट करते हुए कहा कि सपा ने जिन शपथ पत्रों को लेकर शिकायत किया, उनकी मूल प्रांतियां अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उन्होंने साफ किया है कि जब तक मूल दस्तावेज नहीं मिलते तब तक जांच प्रक्रिया में तेजी नहीं ला जा सकती। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समाजवादी पार्टी से अपील की है कि वो इन शपथ पत्रों की मूल प्रांतियां जल्द से जल्द सौंपे ताकि आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके। खबर वाराणसी से है, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या और वोट जिहाद को रोकने के लिए विशेष बता दें कि विरोध प्रदर्शन किया। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में सदस्यों ने कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण किया और जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय जाकर प्रधानमंत्री के नाम एक लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की गई। देश में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आज जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका ये संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, उनको हम लोगों ने आज ज्ञापन मांग पत्र सौंपा है कि अतिशीघ्र यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं, क्योंकि आने वाले समय में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया तो हिंदुओं को प्रत्येक साल में 25 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण या ईसाईकरण हो रहा है, जो हमारे देश के लिए और हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पहचान रखने वाले हज हाउस गाजियाबाद में एक बार फिर रौनक लौटने वाली है। आने वाले समय में यहां बता दें कि शहनाई की गूंज सुनाई दे सकती है, क्योंकि अब इस भवन को सामाजिक आयोजनों के लिए भी इस्तेमाल में लाने की तैयारी चल रही है। गाजियाबाद के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस संबंध में शासन को हज हाउस को दिया जाता है, पर वो बहुत कम धनराशि है और चूंकि वो इस समय काफी हालत खराब है उसकी, तो उसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था और अब इसमें ये देखा गया है कि अगर उसका मेंटेनेंस अच्छे से हो जाए तो उसका एक जैसे मानसरोवर यहाँ पे बना है भवन, तो मानसरोवर यात्रियों के लिए बना है और मानसरोवर यात्रा के समय यात्रियों के प्रयोग में आता है,
बाकी समय उसका सार्वजनिक प्रयोग है तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स पेयर के पैसे से बना है तो टैक्स पेयर के। नोएडा से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा आज नोएडा की बेटी निक्की के घर पहुंचे। बता दें कि हाल ही में एक दर्दनाक हादसे में निक्की की मौत हो गई थी, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। डॉक्टर महेश शर्मा ने निक्की के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें बता दें कि भरोसा और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उलसेरा पुस्ता रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है और इस पूरे हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और इसके साथ ही बता दें कि कार चालक पुलिस की हिरासत में है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां उलसेरा पुस्ता रोड पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है। कार और बाइक के बीच हुई इस टक्कर में बाइक पर सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। हादसे की वजह को अभी पता नहीं चल सकी और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में लगी हुई है। खबर बदायूं से है, जहां एक धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने एक मकान के अंदर चर्च बनाकर करीब 40 से 50 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। खास बात यह है कि कुछ महिलाओं को धर्म परिवर्तन से पहले बता दें कि बावड़ी में स्नान कराकर उनका शुद्धिकरण भी कराया गया है। ट्विटर के माध्यम से जानकारी मिली कि गांव कोंदरावली में कोई व्यक्ति आकर प्रार्थना सभा करता है। इस सूचना पर पुलिस गांव में पहुंची। आसपास के लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि हृदयेश नाम का व्यक्ति, जो कि कासगंज का रहने वाला है, गांव में आकर कभी कभार गांव में आता है और सभाएं करता है, प्रार्थना सभाएं करता है। इसके अलावा और अन्य जानकारी की गई, लेकिन कोई भी ऐसा पीड़ित नहीं मिला जिसको धर्मांतरण संबंधित कोई जानकारी दी हो जिसने, परंतु फिर भी उसकी गहन पूछताछ जारी है और गहन पूछताछ के ऊपर हम खेले करते, हमारे से जुम्मे भूतरा खेले करते और हमने 12 साल तक करवाई। सब हारे दायक हमने सुनी ऐसे कि हमने जो बुलाना शुरू करे, हमें फायदा भाव बस जोगा ये परेशानी आ रही भूत बलैये आ रहे आवा तो और कोई ना आते जना नहीं आते। खबर श्रावस्ती से है, जहां कजरी तीज के पावन अवसर पर श्रावस्ती में कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन शुरू हो चुका है। बता दें कि भिनगा बहराइच मार्ग के घाट स्थित पवित्र सरोवर से जल लेकर कांवड़ियों का बड़ा जत्था बता दें कि सिरसा क्षेत्र में स्थित कालीन बाबू मंदिर की ओर रवाना हो गया है। यहां कांवड़ यात्रा लक्ष्मण नगर और इसके साथ ही कई इलाकों से होकर गुजरती है। नोएडा में फायर विभाग में समस्या देखने को मिली है, जहां कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। एफएसओ बिना बदलाव की कार्यरत और संस्थारण नीति लागू नहीं हुई है। एनओसी देने में देरी की जा रही है। सबकी बड़ी खबर नोएडा से है, जहां बता दें कि नोएडा फायर विभाग में कई सालों से संस्थारण नीति लागू नहीं हो पाने के कारण फायर स्टेशन ऑफिसर लंबे समय से एक ही जगह तैनात हैं। 4 साल से योगेंद्र सिंह बता दें कि नोएडा से पद से हैं, जबकि अन्य एफएसओ भी कई वर्षों से बिना बदलाव के कार्यरत हैं। शिकायतों के बावजूद विभाग एनओसी देने और संस्थारण में मानक लागू करने में देरी कर रहा है। खबर बाराबंकी से है, जहां उप जिलाधिकारी राजेश विश्वकर्मा ने बता दें कि नवनिर्मित उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों के आवासीय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता देख संबंधित विभाग के अधिकारियों को बता दें कि एसडीएम ने ठेकेदार को भी सभी कार्य मानक के अनुरूप पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।